दिया था। हाँ पर ऐसा तो नहीं आता। आंसर निकाल के दिया था तो ऐसा नहीं आता, गधा कहीं का। पहले वाला मेरा भी आता है दूसरे नियम से करने से। दूसरे नियम से क्यों किया? जो नियम पढ़ाया उससे करना। नहीं आता है ना, सब कट जाता है, सिर्फ हाफ ही बचता है। 3 पेज नष्ट कर दिया। ऐसा कैसे होगा? पता नहीं, आप करके सिखाइए। मेरा तो फिर तुमको देके कोई फायदा हुआ मेरा? सर टोटल 21 आता है, पर आपने तो 38 दिया था। चल दे, तो तुमको होमवर्क देके हमारा कोई फायदा हुआ? फिर हमको कराना ही पड़ गया। देखो, पहला जो तुमने एनर्जी स्टोर्ड इन द 12 म्यू एफ कैपेसिटर में निकाल दिया था, 2 ही आया था, ये तो ठीक है, ये सबका आ गया, किसी को दिक्कत? चलो दूसरा क्या है, ये जो देखो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन, ये क्या हो जाएगा? 6 + 12 8 हो जाएगा। दो पैरेलल में भी तो है ना, 6 + 12 हाँ 18 हो जाएगा। अच्छा तो 18 म्यू एफ, ये हो गया, यहाँ तक सही है सबका? अच्छा, उसके बाद चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये होता है तुम्हारा CV, Q = CV होता है, ये निकाला तो 18 × 10⁻⁻6 वोल्ट हो गया। यहाँ तक सही है? मिलाते जाओ, नहीं जो लिखे वो लिखते भी जाओ। चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज ऑन द, ये हो गया। अब देखो चार्ज ऑन द 3 म्यू एफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन द 3 म्यू एफ कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा Q = तुम्हारा 18 × 10⁻⁻6 वोल्ट। क्यों होगा? क्योंकि यही दोनों चार्ज जो तुम्हारा 12 और 6 वाला, यही दोनों कंबाइन होकर इस पे जाएगा। ये कितना आ गया तुम्हारा? 18 × 10⁻6 वोल्ट। अच्छा, एनर्जी ऑन द 3 म्यू एफ, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू Q²/C हो जाएगा। एनर्जी ऑन 3 म्यू एफ कैपेसिटर, ये हो जाएगा हाफ इंटू Q²/C। तो हाफ को हाफ पुट करो, Q² कितना हो जाएगा? 18 × 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻6, C का वैल्यू 3 × 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 × 10⁻6 मतलब ऊपर वाले को अगर लिखेंगे तो हाफ इंटू, ऐसा लिखो ना, 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर है ना, ये 6 3 × 18, ठीक है। 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻6। 3 कट गया, एक 3 के साथ 10⁻6, 10⁻6 क्या बच गया? आइए देखो, ये एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं 6 × 3 ये एक जो मतलब 2 6 था ना, एक 6 को इस 2 से काट दिया, ठीक है ना, कट गया ना। 6 × 3 × 3 इंटू 10⁻6, तो कितना आ गया? 24 × 24 हुआ ना, तो तो बोला 24, 54 इंटू 10⁻6 कितना गया? सर आपने वो 18 को तोड़ दिया था, कॉपी पे लिख के सोल्व करना। क्या 18 को तोड़ दिया था? 18 को लिख दिया 6 × 3, और उसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। हम तो अपनी मर्जी से सोल्व करें, तुम अपनी मर्जी से सोल्व करो जैसे तुम्हारा आ रहा है। अच्छा, इसको हमें मेरी तरह कैसे होगा? हम अलग तरीके से सोच रहे, तुम अलग तरीके से सोचोगे, उसका अलग आएगा, उसका पर आंसर सबका सेम आएगा। रुक जाना, आंसर भी ला रहे हैं ना, कुछ गलती हुआ है। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, V² भी तो आएगा, ये चीज, यही चीज गलती क्या होगा? यहाँ पे V² भी तो आएगा, नहीं आएगा? फॉर्मूला यहाँ पे V² मतलब Q², तो Q कितना था? 18 × ये वोल्ट था ना, वोल्ट का मतलब पोटेंशियल का स्क्वायर, तो V² कितना होगा? यही गलती क्या होगा? V² हो जाएगा E/C, मतलब ऊपर में निकाले थे V² = E डिवाइडेड बाय, देखो फर्स्ट नंबर में E/3 × 10⁻6 निकाले थे, तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻6। V² कैसे नहीं पता चला? Q कितना है तुम्हारा? Q कितना है? 18 × 10⁻6 V, 18 × 10⁻6 V, तो ये लो, अब यह समझ में, इंटू V, तो इसका V² भी तो बनेगा बाहर निकलने के बाद, ये V² का वैल्यू हो गया, आएगा समझ में? अब सोल्व करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा आ जाएगा E, और नीचे में आ जाएगा 3 × 10⁻6 E इंटू E डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻6, 10⁻6 से 10⁻6 कट गया, 3 से ये कितना हो गया?
कितना 18 18, तो ये क्या आ गया 18 ही आ गया, 18 ही आ गया, हाँ। नहीं 18 नहीं आ गया 36 आएगा। देखो तुम गलत बोल दिया फिर से, 3 1 जा 3, कितना बचेगा, हाँ सही है, सही है। ठीक है। तो अपना 18 ही नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 36 ही, मेरा भी 18 ही आया। 36 ई आना चाहिए। फिर से एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करो, मतलब 2 कहीं पे हाँ कहीं पे गुम हो चुका है, गुमशुदा है। चलो ढूंढो। ये फिर से करते हैं एक बार, हाफ की वजह से जो 2 कटा है शायद यही तो हाँ फिर से शुरू करके देखते हैं। वही सर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ 18 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये नीचे में बच गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6। इससे इस दोनों को काट दिए, ये पूरा कट गया, ठीक है, क्या उसके बाद क्या बच गया, डायरेक्ट भी तो कट गया ना यहाँ पे, ये 2 थे, ये नीचे में एक, ये बच गया 18 इंटू 18 इंटू ई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 3 6 जा 18, एक और 3 है 2 सर 9 जा, सही है, उस तरफ भी एक और 3 है। कहाँ है 3, हाँ 3 2 जा 6, 2 तो 18 ही है, 18 ही आएगा, 18 नहीं आएगा, ठीक है, क्या गलत है, तो उधर ही सर मैंने गलत तो बोला ही था मेरा 18 ही आया। है, सही है। उसके बाद टोटल उसके बाद टोटल एनर्जी हो जाएगा 2 प्लस 30, सॉरी 18 ही, 18 प्लस 2 प्लस 1 कहाँ से, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से जो टोटल एनर्जी निकल रहा है उसकी बात हो रही है, यही तो 21 ही होगा ना। 1 ही तुम कहाँ से ले जा रहा है, तो देखिए ना 6 म्यू इज इक्वल टू ई तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन। कैपेसिटर 6 में आपका ई है, एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, होगा ये गलत है। जो तुमने दोनों ही निकाला ना, इन जो 12 वेब वाले में जो है तुम्हारा, ठीक है, 12 वेब का जो एनर्जी स्टोरिंग द 12 वेब में कितना आया था, 2 ही आया था, 6 ई में तो ई था, तो मतलब ये दोनों को एनर्जी जो प्लस होगा तो कौन सा सबका होगा डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ई 3, इसमें आ गया हाँ 3 और 18 हाँ, तो 21 ही, हाँ सही बोला, उसका मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है 21 ही देखिए खत्म आपके आंसर के साथ मिलाने के लिए इतना तेज हो गया, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मान लो ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, क्या ले लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, तो यहाँ पे जो ई नेट होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे क्या होता था, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी, वेक्टर फॉर्म में तुम लिख सकते हो, मेरा डायग्राम थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, इधर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई नॉट बाहर में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर में, इधर पे भी ई नॉट, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके नीचे इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, ठीक है, प्लस QP नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे भी QP दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलराइज चार्ज है, ठीक है ना, और जो तुम्हारा जो प्लेट है इस पे है -q चार्ज, मतलब मेरा डायग्राम कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, तुम लोग थोड़ा समझ पाओ, साथ ही साथ बनाओ तो बनेगा, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज है, नया बात समझ में, मतलब -q, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस साइड पे प्लेट पे,
आवाज समझ में? प्लेट पे मतलब ये प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। डाइलेक्ट्रिक जो है इसका जो थिकनेस है ये है टी। क्या है? टी। बैठी हुई है रे, इसको करने के लिए बोलो ना साथ ही साथ, वरना बाद में दिखेगा ये क्या क्या लिखा, कुछ दिखेगा क्या? कचरा हो जाएगा पूरा। दिखाई नहीं दे रहा है? सुनाई तो दे रहा था ना मैं क्या लिख रहा हूँ? साथ ही साथ करती तो हो जाता ना। जब बोलूंगा नहीं लिखने के लिए तब लिखेगी, और जब बोल दिया कि साथ ही साथ करते जाओ, तुम्हें दिखाई दिया ना ऐसे करके हमने एक लाइन पूछा, उसमें हमने ये बोला ये बोला, जो भी चीज सब कुछ बोल बोल के लिख रहे हैं ना, तो तुम भी तो सुन सुन के लिख सकते थे। अच्छा, और ये जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है बीच का वो है डी। क्या है? डी, स्मॉल डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका वो है के। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जो है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो होगा सी जो होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई बात नहीं, रहने दे, नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, फिर से हम इस डायग्राम को एक बार बना के जो डेरिवेशन करेंगे अच्छे से बना देंगे। क्यू बाई वी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और क्यू हो जाएगा तुम्हारा इप्सिलॉन नॉट ए और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। इसके डेरिवेशन भी करोगे? ठीक है, इसको पहले छाप लो। हाँ बोलो। जब तक पढ़ाई के प्रति 100% समर्पित नहीं होगी ना प्रमिता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब वैसे ही हाथ दिखाना पड़ेगा। मैंने साथ ही साथ ड्रॉ किया, तुम भी साथ ही साथ ड्रॉ करते जाते, तुरंत हो जाता, सब कुछ पता चल जाता कहाँ पे क्या लिखा हमने। फॉर्मूला लिख जल्दी से, फॉर्मूला लिख, छोड़ दे उस डायग्राम को, फिर से बनाएंगे उसको। फॉर्मूला लिख, हो गया? मिटा दूं? बुक में बना हुआ है वो डायग्राम, कोई टेंशन की बात नहीं है, बुक में है ये डायग्राम, बना सकती है। जैसा मैंने जो ये बनाया ना वो बुक में सेम टू सेम ऐसा है। अब जो मैं बनाऊंगा वो उसमें इतना सारा चीजें नहीं लिखूंगा, जो काम का चीज है वो लिखेंगे, बाकी बाहर में जाए, इतना प्लस माइनस इतना नहीं करेंगे। मेरा मोबाइल का नेटवर्क बस 1 GB डेली है ना, तो मैं अगर आप जब मैथ्स और फिजिक्स एक ही दिन दोनों बार कराता था सुबह और रात तो को, तुम्हें प्लान ऐसा लेना चाहिए ना, तो बूस्टर डोज लेना चाहिए ना। इसलिए मैं रात वाला जो क्लास होता है, जो 100% खत्म होने के बाद भी कम से कम आपकी आवाज़ सुनाई देती है, स्क्रीन नहीं दिखता, तो मैं सिर्फ कर देता हूँ। हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा पैक लेना चाहिए था जिसमें ज़्यादा पापा बोल रहे हैं अभी तुम्हारे रिचार्ज खत्म हुआ तो 2 GB का डाल दो। हाँ 2 GB वाला यूज लेना, फिर जाकर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और 1 महीने के लिए 2 GB डलाना, फिर से 1 GB सही हो जाएगा 1 महीने, क्योंकि पापा को बताया ना अभी 5 घंटे क्लास होता है। और ऊपर से क्या कहते हैं, स्कूल खोलने के बाद तो सुबह का बस बेसिक कोडिंग सारा ही बंद हो जाएगा, बस रात वाला बचेगा, तब 1 GB वाला एक महीने के लिए ले लो, ठीक है। 2 GB वाला। तो देखो फिर से मैं मतलब सपोज करो ये 2 प्लेट है कैपेसिटर प्लेट, इसके बीच में हमने ले लिया एक डाइलेक्ट्रिक लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नॉट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? ई नॉट बाय के होगा। कैसे होगा बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो टी है, कितना? वही डायग्राम वही है, ठीक है। अब उसमें फालतू के प्लस माइनस, ये क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सब नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मान लो प्लेट ए है, जिसका मतलब ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है, प्लेट ए नहीं, इसका इस वाले प्लेट का एरिया है, इस प्लेट का भी एरिया है। जैसे ये 2 प्लेट, इसका एरिया, ये स्क्वायर सरफेस एरिया है, इसका भी ए। बीच में एक हमने डाइलेक्ट्रिक, आगे से बात समझ, स्लैब ले लिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों प्लेट के जो बीच का डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो सी नोट जो होगा, अच्छा हाँ, अगर मैं ये इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? डी माइनस टी हो जाएगा। मतलब ये डी मार्क चला, ये दोनों डिस्टेंस, ये पूरा डी है, इसमें से टी माइनस हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस टी, ये दोनों डिस्टेंस। मतलब तुम समझ जाओ, मैंने एरो लगा दिया, अब इसको लिखूं कैसे वो मुझे भी नहीं पता, बस मन में लिखना है। अब बस समझ में, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ब्लू मार्क वाला, ये क्या हो जाएगा? डी माइनस टी हो जाएगा। तो इंडिविजुअल में देखा तो d - t/2 होगा, डी माइनस टी बाई टू इसको दिखाओ, डी माइनस टी बाई टू इसको दिखाओ, होगा ना। अगर ये फिक्स है बीच में, अगर ये फिक्स ना हो तो थोड़ा इधर हो तो वो तो
मतलब इधर चिपका हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो दिमाग में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सी नोट जो हम निकालेंगे, सी नोट क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये हो जाएगा। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है तुम्हारा, सॉरी ई नोट जो होता है, ई नोट क्या पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। आज जो तुम्हारा जो सिग्मा का जो वैल्यू होता था, ये होता था तुम्हारा चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाय ए, ये क्या हो जाएगा क्यू बाय ए इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए इप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत। तो ये जो है तुम्हारा, ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में ना हो तो ये जो चीज है, ये जो है तुम्हारा विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब ये बीच में नहीं था। तब मान लो कि ऐसे दो प्लेट था, बीच में जो था तुम्हारा ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारा डिस्टेंस डी था, और ये प्लेट का एरिया ए था, इस प्लेट का एरिया ए था। सुनो ध्यान से समझो, दिमाग में लिखो, हर चीज़ तुम कॉपी पे दिखा नहीं पाओगे, कुछ दिमाग में होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं था। तो सी नोट जो होगा, सी नोट हमने क्या दिया, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पढ़े थे ना। ऐसे प्रकार जो ई नोट हो जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कब था, ये कंडीशन कब था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के। मैं लग चलिए तुम राइट साइड ऐसे करके लिखना विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस हमने नहीं किया था, कोई दिक्कत। जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब क्या हुआ, अच्छा, जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये क्या होता है, ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई पी, याद है, के इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई पी, पढ़े थे ना। अच्छा नोट बाय ठीक है, हम इसको लिखेंगे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के केस में मान लो कि जो दो प्लेट के बीच में ऐसा होता था, जब यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक हुआ करता था, तो इधर मतलब इधर पे ईपी होता था, ठीक है, और ये बाहर ई नॉट होता था, ई नॉट होता था। तो ई नेट जो हम निकालते थे, ई नेट क्या होता था, ई नॉट माइनस ई पी होता था, ई नॉट माइनस ई पी। और ये एक जगह पे मैंने कराया होगा, ई पी बाई के होता था, ये ई पी बाई के पता था ना, ई पी बाई के होता था। तो ये जो होता था तुम्हारा, ये ई जो है तुम्हारा, ई नेट बोलो या फिर ई बोलो, एक ही होता था, ई इज इक्वल टू ई नेट, और ये होता था ई नॉट माइनस ई पी, और ये हुआ था ई पी बाई के। तो यहाँ पे जो ई था वो क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, क्या है तुम्हारा, नेट इलेक्ट्रिक, इसका यूज करेंगे इसलिए लिख रहा हूँ, फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक था। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड कैपेसिटर। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, मतलब तुम डिस्टेंस कह सकते थे, ठीक है, डिस्टेंस कह सकते हैं। क्या क्या कहाँ पे, यहाँ वी वी वी, ये हमने डी आर लिख दिया, तुम आर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम इसको लिख रहे हैं, जो v हो जाएगा तुम्हारा v, ये हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, d माइनस टी, ठीक है। ये जो होता था ना डी आर, ये डिस्टेंस होता है, बस इतना जान के चलो, तो स्मॉल डिस्टेंस हमें मतलब नहीं है, बस तुम मान लो कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, हाँ, कहाँ है डेल्टा, डी में भी मिटा दिया हमने, हाँ, तो क्यों नहीं होगा, ये ऐसे भी लिख सकते थे, परंतु हम ये नहीं लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है ना, ये सोचो ना, ऐसे सोचो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो हम जो ये v निकाल रहे हैं, जो तुम्हारा v है, ये क्या है, यहाँ पे देखो दो तरह से हो जाएगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v1 प्लस v2, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 भी निकालना पड़ेगा, v2 भी निकालना पड़ेगा। v1 क्यों होगा, क्योंकि मान लो कि डाइलेक्ट्रिक नहीं होने से और डाइलेक्ट्रिक होने से दोनों में चेंज जाएगा, दोनों पोटेंशियल का मतलब सम हो जाएगा ना। जब डाइलेक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट
इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक है, तो जो डिस्टेंस बच गया इसमें डाइलेक्ट्रिक वाला माइनस करके तो क्या बच गया, डी माइनस टी, नहीं हो जाएगा डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इतना जगह तो भर गया ना भाई, तो जितना खाली है उतना पे ही ना, नहीं समझे, तो ये खाली जगह क्या बच गया, डी माइनस टी, पहले डी था। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा तुम्हारा मतलब V2, ये हो जाएगा ई तुम्हारा क्या हो गया, ये देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ई नॉट बाय के इनटू थिकनेस, इसका थिकनेस T, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर इस साइड का मिटा दूं क्या, फिर से इसको बता दे रहा हूँ, पोटेंशियल समझो, पोटेंशियल जो होगा V1 प्लस V2, V1 जो हमने लिया डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड इनटू मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक था तब, डाइलेक्ट्रिक जब था तो क्या हो जाएगा ई नॉट इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बच गया, यहाँ पे बच गया तुम्हारा डी माइनस टी बाई टू, डी माइनस टी बाई टू, मान लो सेंटर पे है तो डी माइनस टी, तो डी माइनस टी। और जब तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक था तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक ईपी बाई के इनटू डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस, ठीक है, ये तो हुआ डिस्टेंस, ये हो गया टी, ठीक है, क्या हुआ बंटी, सर ये ईपी है, ये ई नॉट कौन सा? ई नॉट लास्ट ये तुम्हारा ईपी होगा, ठीक है, ईपी बाई के, ठीक है, नहीं ये सुन, ई नॉट बाय के नहीं, ईपी बाय के नहीं होता है, ई नॉट बाय के ही होता है, वहीं पे गलत लिखा हुआ है, ई नॉट बाय के होता है, ईपी बाय के नहीं होता, यही पे सही लिखा था वो गलत लिखा था, ई नॉट बाय के, ये नोट पी सब एक ही जैसा दिखता है ना। चलो आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको मतलब कुछ कॉमन आ रहा है, ई नोट कॉमन आ रहा है, ई नोट को कॉमन लेके इसको सोल्व करते हैं, इसको ई नॉट और एप्सिलॉन हाँ जो भी आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट कहाँ है, एप्सिलॉन नोट पिछले वाले इसकी मैं बात कर रहा हाँ। हूँ, इसको जो सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा D माइनस टी प्लस ये देखो T बचेगा यहाँ पे और नीचे में क्या बचेगा T बाई के। समझ में आ रहा है परमिता या नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना रिया, ये लोग क्या भाग गए भाई, घूम गया पलट गया, मैं उल्टा लटक गया, इधर पे है रतन सृजन ऐचुक तानिया, रतन सृजन ऐचुक तानिया, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है सब कुछ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिए थे, ई नोट बोले थे पर ईपी लिख दिए थे, ठीक है, और यही रतन फिर से यहाँ पे भी ईपी लिखवा दिया कि सर ये ईपी नहीं ई नोट बाई के होता है, देख लेना पीछे पलट के, ठीक है, तो यहाँ पे भी ई नोट बाई के होगा, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, ई नोट को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया डी, यहाँ पे क्या बच गया माइनस टी, यहाँ पे क्या बच गया प्लस टी बाई की, ई नोट निकल गया तो प्लस टी बाई के, जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए, ठीक है। अब देखो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस, तो नेट कैपेसिटेंस मीन्स C जो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा Q और डिवाइडेड बाय V, तो Q तो तुम्हारा Q ही रहेगा और V का वैल्यू ये नीचे लिख देते हैं, V का वैल्यू लिख देते हैं ई नॉट, अच्छा ई नॉट के जगह पे हम ये लिख दे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q कट जाएगा, लिख दूं क्या डायरेक्ट लिख दूं या अगले स्टेप में लिखूं, रख दें, तो ठीक है ई नॉट की जगह पे लिख देते हैं Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में Q तो नहीं था, तो देखो Q कैंसिल, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो पलटूराम बन जाएगा, पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, ये 1 बाय समथिंग है ना, 1 मतलब ये 20 बाय 20 है, तो ये जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मार्कर चेंज कर देता हूँ, जो C हो जाएगा तुम्हारा, तो जो C हो जाएगा तुम्हारा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के, देखो प्रूव हो गया। प्रूव करना मुश्किल होता है, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं प्रूव करने के टाइम पे, लेकिन तुम इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। तुम भी एक बार में अभी जैसे तुमने सीख लिया, अभी बोलूँगा कर दो, नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको एक बार जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद एक बार के 10 बार कर दोगे, ठीक है। अगला टॉपिक, हाँ इसके कुछ स्पेशल केस है, ये पहले समझ लो, मतलब इसी फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केस है।
निकालते हैं। सर क्या क्या हुआ? मैं सोच रहा था डायरेक्टली फिक्स ना हो तो हाँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, स्पेशल केस। स्पेशल केस में सपोज करो डाइलेक्ट्रिक इतना है कि उसको पूरा जगह को भर दे। हाँ नहीं आ समझ में? केस है कि ये भी हो सकता है कि मान लो ये कैपेसिटर है, प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इतना सारा लेके पूरा ये ले, अब जगह ही नहीं बचा। मतलब क्या, जो d माइनस टी जो था, d माइनस टी, ये इक्वल टू क्या हो गया, d माइनस टी इक्वल टू डी है हाँ, d माइनस दोनों मतलब प्लेट्स का सेपरेशन के हाँ इक्वली हो गया ना। ठीक है, t हो गया, दोनों इक्वल हो गया। हाँ और जब दोनों इक्वल हो गया तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो, थिकनेस तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं अब समझ में? मतलब ऐसे केस में ये जो था तुम्हारा यहीं पे कर लो स्पेशल केस। स्पेशल केस तो क्या कर देंगे, पुट टी इक्वल टू क्या बचेगा, टी का वैल्यू क्या पुट करेगा, के पुट करेंगे। क्या करेंगे, टी का वैल्यू के पुट करेंगे। क्यों करेंगे, फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस बच जाएगा। ठीक है, तो फिर डी माइनस टी में डी हो जाएगा। क्या डी माइनस टी में टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू डी, जहाँ पे डी था वहाँ पे, मतलब जहाँ पे टी था वहाँ पे डी डी पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा जो डी है ना वहाँ पे टी पुट कर, सॉरी क्या है, टी वहाँ पे डी पुट कर देंगे, टी इक्वल टू डी। ठीक है, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। मतलब टी क्या था, थिकनेस। समझ में? हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस और दोनों प्लेट्स मतलब का इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो distance पूरा बन equal गया। है। ये देखो, जैसे ये था ना तुम्हारा डी, हाँ ये था ना डी, हाँ। इसके बीच में तुमने ये डाला था ना थिकनेस, टी हाँ। था ना, हाँ। ऐसे तो मूर्खों की तरह समझो। ये देखो, ये डी था, ये डी था। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये पूरा इतना है, मतलब क्या, इसका थिकनेस और ये डी दोनों इक्वल है। अब यह समझ में, ऐसे समझो सिंपली ग्रेस की तरह। आगे बात समझ में, पूरा लबालब भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में टी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, डी के टी के जगह डी डाल देंगे, डी डी कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद के अच्छा के तुम्हारा ये, हाँ चलो चलो, पुट टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी डाल दो तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस डी प्लस डी बाई के। ये हो गया, डी और डी कैंसिल, तो क्या मिलेगा आंसर, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन के के भी आ जाएगा ना, के डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पे अब देखो, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, मैं ये लाने की कोशिश करता हूँ। इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी होता है, लेकिन हम इसको सी नॉट मान के चले। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी नॉट के। ठीक है, सी इज इक्वल टू सी नॉट के। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाय सी नॉट। यहाँ पे सी क्या है और सी नॉट क्या है, एक तो है नेट कैपेसिटेंस और दूसरा दूसरा क्या है, सर इसको कैसे लिख सकते हैं किसको उसको किसको बोलो, नहीं मतलब यहाँ पर d माइनस डी नहीं लिखने से मतलब यहाँ पर तो d माइनस टी तो नहीं रहेगा ना, मतलब पूरा तो एकदम तो डी माइनस टी, हाँ वही तो कर दे, मतलब तो D थिकनेस minus डी T के इक्वल हो जाएगा। तो D मतलब minus- जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ पे डी डाल देंगे। डी जाए वहाँ डी लग दो हो गया खत्म नहीं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन d माइनस टी तो नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा, तो d माइनस टी के वैल्यू में 0 पुट करने दे सो तो वही तो हुआ, जीरो ही तो हो गया काटने के बाद, लेकिन रूल के हिसाब से करोगे ना। ये फॉर्मूले में, हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं ना, डी माइनस टी को जीरो कर दोगे, इस टी को क्या करोगे, इस टी को क्या करोगे, हाँ? इस टी को क्या करोगे, इसके लिए तो फिर से करना ही पड़ेगा, डी तो पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई के हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से निकल गया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो होता है वो तुम्हारा होता है सी नॉट। ये पढ़े थे तो ये सी नॉट पुट कर दिए, तो के और मतलब कैपेसिटेंस में हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, मतलब के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। ये स्पेशल केस 1 हो गया। चलो रहे तो स्पेशल केस 2 कुछ खास नहीं है, उसमें बोला है कि अगर ये बीच में ना हो के साइड में हो तो क्या होगा। वही तो जब ठीक है, तो वो तो वैसे ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट से अपना दिमाग लगा के निकाल देंगे। मतलब
ये जो है ना, ये स्लैब यहाँ पे ना हो तो इसको मैं यहाँ पे हो तो क्या हो, मतलब ये मान लो 1 यूनिट है, ये मान लो 3 यूनिट है, ऐसा कुछ ज़्यादा ही करके। कॉम्प्लेक्स हो हाँ, जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, वो दिमाग लगा के कर लेंगे। हाँ, तो वैल्यू वगैरह दिए रहेंगे ना, माइनस करके डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा ये वो वैल्यू आएगा तभी तो होगा। हाँ, वैल्यू तो दिया रहेगा ना, ये 80 और ये 80, मान इसे- तो ये इसे डिस्टेंस कुछ- प्लस ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस फिर से हो जाएगा डी माइनस टी। दोनों डिस्टेंस को कुछ और एज्यूम कर देंगे ना। इस वाले को घटा देंगे, पूरा डिस्टेंस में से इस वाले को घटा देंगे, बाकी डी माइनस टी का वैल्यू हो गया, चाहे कहीं पे भी रख दे डी माइनस टी, ऐसा सोच के चलेंगे ऐसे हम, कुछ उसी से कर आएंगे देंगे। सर? हाँ ऐसे कुछ आएंगे? हाँ, आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, अभी करेंगे। चलो ठीक है। लिखो तो एक क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। आपने जो पूरा प्रॉब्लम कहा था ना कि C/C0, तो उसमें C0 क्या होगा? सी तो नेट है। सी तो तुम्हारा नेट हो गया, सी हो गया तुम्हारा सिर्फ दो नेट होता है। नहीं, एक तो हो गया डाइलेक्ट्रिक के साथ, और एक डाइलेक्ट्रिक के बिना। डाइलेक्ट्रिक के बिना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? तो इसको एक सेकंड, जैसे कि C को तो हम नेट नेट कैपेसिटेंस तो पूरा हो गया। एक सेकंड बता रहा हूँ। हम उसको डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ऐसे बोल देंगे। आ बात समझ में? जैसे सी जो हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, और सी नोट जो हो जाएगा विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे करके। C0 तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, क्या था? विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सी था तुम्हारा विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और सी नोट जो था विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हाँ, क्योंकि हेडिंग डाले हो देखो वहाँ पे, और ये जितना लैंग्वेज लिखोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, इससे अच्छा सी नोट ही लिख लो। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो हमने मतलब ये कराया था साइड में, सी नोट जो था ये था विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तुमने हेडिंग देखो क्या डाला है, हेडिंग क्या डाला है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब जो सी जो है ये विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और सी नोट जो है वो तुम्हारा विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये लिखा हुआ है एक जगह पे। हाँ, अरे यहाँ पे देख लिखा हुआ है, ये मेरे को पता है, मैं आपने बोला ना। फाइंड द रेशियो। कहाँ पे मैंने लिखाया था, एक जगह पे लिखा था। हाँ ये देखो विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हो गया सी, और जो दूसरा हो गया होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आगे समझ में? हाँ, ये क्लियर होना चाहिए था। आगे लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सी नॉट डैश भी आएगा, देखो ना, ये बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट डैश, नहीं, इप्सिलॉन नॉट और ई नॉट में बहुत इप्सिलॉन नॉट और ई नॉट, हाँ इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ई नॉट डैश भी तो आया था, वही तो। ई नॉट डैश भी तो आया था। हाँ बोलो। तो देखो नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, हमारा मर्जी कि इसको हम सी नॉट को दे दे विद डाइलेक्ट्रिक, और ये कैपिटल सी को दे देंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, वो तो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो बुक के नोटेशन में कर रहे हैं, बुक में जैसे दिया है ना उसके आधार पे। बुक ने बोला है कि सी जो है वो क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो सी को विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन तुम अपना बुक लिखोगे उसमें उल्टा करके भी लिख सकते हो, आया बात समझ में? लेकिन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे रतन मेंशन कर रहा था लास्ट में, रतन नहीं वो बंटी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फिल्ड विद द टू डाइलेक्ट्रिक्स। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मतलब आते नहीं एग्जाम में, फिर भी कर लेते हैं। मैं आप तो कभी नहीं आए हैं। हाँ बोल रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फील्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स of some dimensions but if dielectric constant K1 and K2 respectively, ये हो गया ए नंबर क्वेश्चन। मतलब जो भी नंबर बात डालो, मतलब 1 2, दूसरा वाला पार्ट लिखो, दो फिगर दिए हुए हैं।
ए कैपेसिटर इज फिल्ड, फिजिक्स का बुक है किसी के पास? हाँ सर। थोड़ा दो मुझे, बी नंबर में लिखो, ए कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स a capacitor is filled with two dielectrics of the same dimension but of dielectric constant K1 is equal to 2 and K2 equal to 3. K1 is equal to 2 and K2 is equal to 3. Clear? Full stop. Find the ratio of the capacitance. Find the ratio of the capacitance in two possible arrangements. In two possible arrangements. In two possible arrangements. मतलब फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी बना लो। ये कैपेसिटर प्लेट है, तो मैं मिटा दूंगा फिगर को, ठीक है। इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है, वो इस प्रकार से रखा हुआ है। इसका है K1, इसका है K2, ठीक है। यह फिगर नंबर ए। अब फिगर नंबर बी जो बनेगा, ये होगा तुम्हारा प्लेट, ठीक है। और इसके अंदर जो दो डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं। मतलब वो गड़बड़ हो गया, इक्वल कर देना, गड़बड़ हो गया। क्या समझ में? ये K1 K2, ये जो गैप दिख रहा है ना के बराबर, ये देखो, ये जो गैप बीच में दिख रहा है वो नहीं है। मतलब अब नहीं है तो एक ही लाइन बना देंगे तो एक ही हो जाएगा। मतलब दिखने भी दो चाहिए, मतलब थोड़ा सा गैप जानबूझ के रखा गया ताकि ये क्लियरली दिखे, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक है, ये ऐसे करके रखा गया है और इसमें ऐसे करके रखा हुआ है। एक सीरीज में, एक पैरेलल में, ठीक है। जो पहला वाला है क्या है, पैरेलल में है। ये देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है प्लेट के, ठीक है ना। और ये जो है वो सीरीज में है। मिटा दे। यहाँ पे K1 K2 का वैल्यू दिया हुआ है। K1 कितना दिया हुआ है 2 और K2 दिया हुआ है 3। इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला ही रह जाएगा, इसमें आंसर निकलेगा। छोटा सा ये, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। अच्छा एक बात देखो, ये जो है तुम्हारा पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये डिस्टेंस अगर डी है, तुम लोग भी ऐसे थोड़ा सा मार्क कर लेना, ये डिस्टेंस अगर डी है, ठीक है। तो K1 का डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये भी तो डी ही होगा, और K2 का डी ही होगा। अब मान लो कि इस प्लेट का एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो इसका क्या हो जाएगा A/2, आधा में है, इसका क्या हो जाएगा A/2। ये बात समझ गए? तो ये सब चीज मैं वहाँ पे बोलूँ तो मतलब मान लेना बात को, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसका डिस्टेंस है डी, तो इसका कितना हो जाएगा D/2। एकदम होशियार हो तुम लोग। ये क्या हो जाएगा D/2। और एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया है ए, इस प्लेट का एरिया है ए, तो इसका भी ए, इसका भी ए, सबका ए हो जाएगा। पूरा ए एरिया को कवर किया हुआ है ना। मान लो ये प्लेट है, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इतना है, ऐसा ही दूसरा तो एरिया इसका ये है, तो इसका भी ये होगा। नहीं समझे? क्लियर या नहीं? मिटा दूंगा विषय। और ये जो है तुम्हारा, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मिटा देता हूँ, टीकू हो गया। तुम लोग पढ़ने में खराब नहीं है, तुम लोग बस बातें करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। कोई भी बच्चा बातें करता है तो गुस्सा आता है, बात खत्म। मैं तभी इस CRA के बारे में कोई भी चीज़ बता रहा था, कोई गलत नहीं बता रहा था। क्या पता जिंदगी उसी रास्ते पे तुम्हें ले जाना चाह रही हो और तुम्हें पता ही ना हो। हमने फॉर्म नहीं भरा था, हमको पता ही नहीं था ससुरा उस टाइम पे। एक बार, हाँ एक और देखो, याद आया तो एक और बता दे रहा हूँ। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी भरना है। मैंने बताया था ना, मैंने ये क्वालिफाई किया हुआ था। ICAR,
इसमें शायद बायो भी एलिजिबल होता है, ये पता करना, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मैथ तो है ही, मैथ वाले को छाट नहीं सकते, लेकिन बायो वाले को भी शामिल किया जा सकता है, सर ये पता करना, मुझे याद नहीं। हाँ एग्रीकल्चर में तो बायो चाहिए। सर, नहीं, सर बस एक ऐसा कुछ बोल दो जो बस बायोलॉजी के साथ सर, डॉक्टर को छोड़ के बस एक मेडिकल को छोड़ के, हाँ। अरे मेडिकल को छोड़ के साइंस में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें मैथ वाला को छांटा जाए। वाह, आया बात समझ में? पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब सुन मेरी बात, बस ये सुनने में अजीब सा लगता है। देखो पता है गार्जियन जैसे तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इससे पहले तुमने ये सब नाम भी सुना था किसी ने? सारे दुनिया है, सारी दुनिया हाथ धो के पीछे पड़े हैं IIT के, NIT के, और एक तुम्हारा नीट के। इसके अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, जबकि आगे स्कोप है। ये जो मैंने ये वैसे फॉर्म 550 रुपये में बिक रहा था, ऑफलाइन था उस टाइम पे, तो भर दिया था। 300 समथिंग रैंक आया था, इतना सुंदर रैंक। और उसके बाद काउंसलिंग करने के टाइम पे पेरेंट्स हमसे ये नहीं कि हर बात का खबर लेंगे, अपना मर्जी से, पूरा मन का मर्जी, जो मर्जी वो करो, कोई टेंशन नहीं। IIT का जब फॉर्म निकला था तो ऑनलाइन फॉर्म का दाम था 1750 रुपया, ऑफलाइन फॉर्म का दाम 2000 था। ऑफलाइन फॉर्म के लिए गांधी मैदान में कैनरा बैंक था, वहाँ तो जाकर लाइन लगता था पूरा एकदम 1.5-2 किलोमीटर का। ऑफलाइन बैंक से ही फॉर्म मिलता था, ठीक है। अब उसमें से फॉर्म भर के ऑनलाइन वाला किसी भी साइबर कैफे वाले को देने से 1750 में, रेट तो 1600 भी था, 150 रुपया भरने का लेता था। अब भर के एकदम सही से बढ़िया से दे देता था, समय का भी बचत। फिर भी दिमाग इतना बुद्धू था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमें मतलब जब 11th में थे ना, 12 में, मैंने क्या बोला, 12 का जब एग्जाम दिया उसके बाद हमने कंप्यूटर का माउस को पहली बार छुआ, ठीक है। ऑनलाइन से डर लगता था, सोचते थे कहीं गड़बड़ हो गया तो, मतलब ऐसा मन में था कि हाँ एग्जाम चूज करने के लिए जा था कि आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे या ऑफलाइन, तो हम लोग ने ऑफलाइन चूज किया था। क्यों पता है? डर था कि ऑफलाइन, मान लो कि ऑनलाइन अगर देंगे, हमने ऑप्शन सही लगाया, हम मान ले कि कुछ घोटाला हुआ, उधर से हमारा ऑप्शन को गलत कर दिया, तो निगेटिविटी देखो कितना गंदा भरा हुआ था दिमाग में। नहीं बात समझ में? ये भरोसा नहीं था, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम बिहार से थे, जहाँ पे भ्रष्टाचार नंबर 1 पे होता था। टीचर के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और ज्वाइनिंग करने के लिए तुम गए, काउंसलिंग सब कराए। मेरे पापा के भी साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे पापा क्यों, मतलब सारे गवर्नमेंट नौकरी के खिलाफ ही हो गए, मतलब उनको जो सीनियर सेकेंडरी नहीं होता, प्रोफेसर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ था ज्योग्राफी के लिए, सारा चीज सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसमें जाके सब कुछ काउंसलिंग करके आए, वहाँ पे डिमांड किया 40,000 एक्स्ट्रा मनी। सुनो, हाँ वो चलता है बिहार में, अभी भी चलता है, लेकिन पहले बहुत चलता था। बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो सकता है। एक कास्ट इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी 500 रुपये घूस देने पड़ते थे। अब देखो क्या हुआ, तो 40,000 प्लस उससे मांगा गया। बोला तो गया था 50, परंतु बोला कि आप थोड़ा मतलब रेपुटेशन देख के बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कम करवा देंगे। और वो कौन बोला? स्टाफ ऑफिस का नहीं, ऑफिस के बाहर आदमी बोल रहा है कि अगर आप ये नहीं देंगे ना तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया उसका। जो वकील तो थे ही, केस फाइल कर दिया, केस पापा ने, हाँ केस फाइल कर दिया सारी सबूतों के साथ। और उसके बाद जब वहाँ पे काउंसलिंग एक ही दिन का था, और उसके बाद अगले दिन मतलब जो एक सप्ताह या 15 दिन बाद जब पेश किया गया, तो उस काउंसलिंग पेपर में मेरे पापा का नाम ही नहीं था, जबकि सिग्नेचर करके आए थे। देखो कितना वो जो जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा था। अब देखो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा। हर एक कैंडिडेट को या तो बुलाया होगा, या नहीं तो हर एक के घर पे जाके नया पेपर बना के साइन करा लिया और इनको एब्सेंट दिखा दिया। और ये क्या सोच रहे हैं कि हमारा तो साइन है, पेपर थोड़ी बदलेगा। पेपर बदल दिया भाई रातों रात में, रातों रात में। मतलब 7 दिन का तो टाइम मिलता है ना, 7 दिन में तो बहुत काम कर सकते हैं। 7 दिन में जिस लोगों ने, मान ले 100 लोग प्रेजेंट हुए सिग्नेचर के लिए, तो सबने सिग्नेचर किया है, वो भी सिग्नेचर किया है, इनका अगले पेपर साला इसमें तो सिग्नेचर किया, तो सिग्नेचर का क्या हो गया, उनको एब्सेंट बता दिया और अयोग्य घोषित कर दिया गया। आया बात समझ में? तो इसके बाद, और मेरे मम्मी का भी ऐसा है, उनका भी टीचर में होता। मेरे पापा के यही वसूल था कि 1 रुपया नहीं देंगे। हमको कितने बड़े स्कॉलरशिप मिलने वाला था, स्कॉलरशिप के लिए डिमांड होता था। अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो 200 रुपये का घूसखोरी खाएगा। अगर तुमको 40,000 मिल रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है ना, जो उस टाइम पे जो फर्स्ट डिवीजन बच्चे लाते थे उनका वैल्यू होता था। अगर तुम 60% से ज़्यादा मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो तुम्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये ऐसे दिया जाएगा। उस पैसे के लिए 10% कमीशन खाएगा। 1000 रुपये पहले उसको देना है, तब वो तुम्हारा पास होगा। नहीं तो कोई ना कोई नाम गलत, कुछ ना कुछ गलत लगा के अटका देगा। अटका दिया, कभी नहीं स्कॉलरशिप मिला। जिससे मैं पापा से भी कभी झगड़ा करता था, सबको मिल रहा है, हमसे कम मार्क्स वाले को मिल रहा है, हमको आप लेने नहीं देना। क्या करेगा लेके? तेरे को किस चीज़ की कमी है बता? गलत तरीके से नहीं करना है। ये बात है समझ में? हम बात क्या करने वाले थे यहाँ पे? हाँ,
तो ICAR की, तो ICAR जो था ना, तो नहीं कुछ बात मतलब कुछ मेन मुद्दा अलग था, मैं भूल गया। हाँ नहीं, गवर्नमेंट जॉब कुछ अलग था भाई, मुद्दा ही छूट जाता है, मेरा यही दिक्कत है, इसे लिख के रखना पड़ेगा। मतलब जो इस बात से हम शुरू किए थे वो बात ही भूल गए, जो तुमको बताने वाले थे। हाँ? नहीं वो सब भी नहीं था, ये सब भी नहीं था, वो तो पुराना, स्कोप ये भी नहीं था, शुरू यहीं से बात होती पर इसको, हाँ बस नीट देखते स्कोप भी नहीं था। अच्छा चलो इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ICAR, तो वो बात भूल गया, जब याद आएगा तो बोल दूंगा, ठीक है। वो बात नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना, ICAR में क्या था, किसी को कुछ मतलब पता नहीं। तो मेरे जो पेरेंट्स थे सारा चीज हमको छोड़ रखे थे। हाँ हम बात बता रहे थे, वो मतलब हाँ मतलब डरे हुए हम क्यों थे, ऑफलाइन एग्जाम नहीं देके, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम मोड क्या सेलेक्ट करना है, फॉर्म तो ऑफलाइन भरिए रहे, उसमें ऑप्शन पूछ रहे हैं आप एग्जाम कैसे देंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑफलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा डर चुका था कि कुछ गलत हो जाएगा। जैसे हमारे साथ सुनो, हमारे साथ क्या हुआ, हमेशा गलत ही हुआ कि मतलब डिजर्व कर रहे हैं हमसे कम मार्क्स वाले, जो टॉप 10 से बाहर है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास है, उन सबको स्कॉलरशिप मिल रहा है अच्छे खासे पैसे, हमको साला 1 रुपया नहीं मिल रहा है। क्यों? मेरे पापा की वजह से। कभी कभी तो मन करता था अब क्या ही बताए, ठीक है, बहुत गुस्सा आता था। मम्मी भी बोलती थी कि तुम्हें मैं अलग से पैसे दे देती हूँ, तू जाके दे दे और ले ले। तो फिर पापा ने उनको भी हिदायत दे दी थी कि अगर पता चल गया मुझे तो फिर कांड हो जाएगा घर में। तो देखो, तो आत्मा तो डरा हुआ था, ऐसे सबके डरे हुए थे। तो सब लोग बोलते थे कंप्यूटर से तो हमने मान लीजिए टेस्ट दे दिया, क्या पता वहाँ पे घोटाला हो जाए और वो हमारे ऑप्शन को बदल दे, वो तो कंप्यूटर को तो चेंज किया जा सकता है। तो ये डरा हुआ था, इसलिए ऑफलाइन एग्जाम दिए थे इतना मेहनत करके। तो इसी प्रकार ये जो ICAR निकला था, फिर से देखो बातें शुरू कर दी। ICAR जो एग्जाम था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नाम से ही फील हो रहा है कि साइंटिस्ट वाला फील, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एग्जाम के बारे में मेरे पापा को भी नहीं पता था क्या होता है, तो ये दिए थे काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में नहीं गए, ठीक है। पटना लॉ कॉलेज में सेंटर हुआ था, एग्जाम दिए थे, रैंक काफी अच्छा, NIT में तो एकदम घटिया रैंक था, खराब रैंक कह सकते हैं, वरना फिर हमें मनपसंद NIT नहीं मिला ना, उधर पे कुरुक्षेत्र जाना पड़ गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा मतलब जो हमारा रैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो गया ना उसमें मतलब जानने के लिए, तो हमको मिल रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या मिल रहा है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमारे रैंक के अनुसार, और डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, डेयरी DAIR हुआ डेयरी, ठीक है, जो दूध वाला डेयरी, ठीक है। तो फिर सोचे कि भाई साहब सुनो ना यार, इतना पढ़ लिख के ये एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करेंगे क्या? एक और मछली उछली वाला, तो ये जो तुम बोलोगे ना, तो मछली की अब फिशरी नहीं यार, ये तो हो गया हेचरी उचरी, ये तो तुम करते हो ना। इसके लिए जो साइंटिस्ट होता है, जो मतलब एक डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जाता है ना, जैसे सरकार ने जो तुम फिशरी और हेचरी भी उसी को बोलते, ठीक है, वो भी होते हैं, हाँ वो भी उसी का सिमिलर मीनिंग है, जाके पता करना। तो ये तीसरा वाला तो सूझ ही नहीं करना, सुनना ही नहीं, ये दोनों में सोच रहे थे कि यार इतना पढ़ लिख के ये करेंगे क्या। अब बाद में पता चला कि नॉर्मल, तुम्हें पता है तुम्हारे इधर पे एग्रीकल्चर की ढेर सारी वैकेंसी, हमारे जब हम ग्रेजुएट हो गया है तब सुनो ना, तब जाके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से या फिर एग्रीकल्चर से नॉर्मल ग्रेजुएट की जो वैकेंसी आई, लाखों में वैकेंसी आई, और अभी तक लाखों सीट खाली पड़े हैं। वो नॉर्मल ग्रेजुएट मांग रहे हैं, ग्रेजुएट, सुनना कि हमें इंजीनियर कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हो, उनको हम ट्रेनिंग देके उसको उस लायक बना लेंगे, और उसके लिए एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। आप बोलोगे कि आप जाके पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी स्कोप एकदम यूं भागा उसका, सब लोग अभी इसके पीछे दीवाने हो गए, है बात समझ में। तो देखो, नॉर्मल ग्रेजुएट होने से ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तुम्हारा जॉब मिलता है, मतलब ऑफिसर ग्रेड का जॉब मिलता है, जिसके सैलरी कम से कम 40,000 से स्टार्ट होगा, और ये नॉर्मल ग्रेजुएट। और ये जो तुम ICAR से पढ़ाई किए हो, तो सीधा 42-46 के ग्रेड पे, मतलब 80,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा चीज का मिस्टेक हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि भाई समझाने, अभी देखो तुमको भी बोलेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैसा गंदा वाला फीलिंग आता है, ये क्या करेंगे, खेती बाड़ी सीखेंगे, नहीं, उसमें काम तो शांत रहना, मैं बता रहा हूँ, तू ही बताएगी तो आगे बता, जब बता रहा हूँ तो सुन। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम नेगेटिविटी अभी भी आएंगे, तो हम भी ऐसे ही सोचे थे, तो उसमें बहुत सारा काम होता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, तो ये नॉर्मल आदमी नहीं करते, वो साइंटिस्ट लोग आते हैं हर जगह का। तुम्हें देखते हो किसान चैनल, DD किसान आता है, उसमें बोलता है कि त्रिपुरा के लिए कौन सा फसल उपयुक्त होगा, त्रिपुरा में किस चीज की खेती होनी चाहिए, ये चीज लगाएंगे तो आपका नहीं होगा, आपको इसी चीज को उगाना पड़ेगा। पहले के लोग नहीं पता था, उधर मान लो सीजन के बारे में पहले नहीं पता था, जो क्या बोलते हैं सॉइल पे भी डिपेंड करता है,
जो क्रॉप होते हैं सॉइल पे भी डिपेंड करता है किस तरह का यहाँ पे सॉइल टेस्ट करेगा, इस वहाँ पे कौन सा खेती उपयुक्त है। इसी जगह में ढलाई में आज चला जाएगा उन्नोकोटी, तो उन्नोकोटी का मिट्टी अलग है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप, मतलब ये सब टेस्टिंग। और ये तो मैंने एक बताया, मैंने तो इसकी पढ़ाई नहीं की, बस आइडिया यार बाद में जाके पता चला थोड़ा थोड़ा। ऐसे ऐसे हजारों लाखों मतलब क्या बोलते हैं पैरामीटर्स है, हजारों पैरामीटर्स है जिन पे स्टडी करना होता है, ठीक है, पूरा हर से रिलेटेड स्टडी हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ था। और ऐसे नॉर्मल इंजीनियर बने, ऐसे बोलते तो सीधा साइंटिस्ट कहे जाते। आया बात समझ में, जैसे DRDO इसरो है वैसी IC है, वो स्पेस के लिए देखता है, एक हमारी रक्षा प्रणाली को देखता है, और ये हमारे खेत प्रणाली को देखता है। आया बात समझ में। तो कितनी बड़ी गलती की पता है, और ये अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, कितना भी जागरूक कर ले सरकार। और इनके कॉलेज है, नाम से क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल, मतलब नेशनल लेवल का, जैसा IT वाला फीलिंग। आया बात समझ में। इसमें तुम्हारा स्कोप ज्यादा होगा, इसको छोड़ना मत, भरना ही। क्या पता मैं बाद में मुझे खुद नहीं याद रहे सिलेबस कराने के चक्कर में, तो ये सब एकदम लिख के रखो। बायोलॉजी वाला पता करना इसमें होगा, मुझे लग रहा है किसका होगा। हाँ 100% होगा, पता करना, मुझे पता नहीं, मैं मैथ से पढ़ा था तो मैंने अपने हिसाब से देखा था, तुम जरा पता करना। लिखा हुआ है, हाँ ये देखो लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी वाले के लिए सेकंड मतलब स्टेप, जिसमें इंजीनियर वाली फील आएगी बायोलॉजी लेके भी, ठीक है। यहाँ पे लिखो फिगर A, सुनो अब फिगर A को सोचो, बाद में पढ़ लेना। और ऐसे ही जो मेरे दिमाग, देखो मैं क्या होता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ परंतु दिमाग में इतना सारा डाटा है ना, वो ओवरलैप कर जाता है। अभी मैंने मुद्दा उठाया परंतु मुद्दा भूल गया, फिर मुद्दे पे आए, ठीक है। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। यहाँ पे क्या है, C1 C2 पैरेलल में है, ठीक है, फिगर नंबर A में। तो C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो कहते हैं C1 का वैल्यू क्या होगा, बोलो, इप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा, पहला वाला इलेक्ट्रिक का A/2 दिखाया था ना, इप्सिलॉन नॉट A होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट A/2 कैसे हुआ समझ में आया बनते। K, तो K पहले वाले का K1 था, इप्सिलॉन नॉट A K डिवाइडेड बाय क्या था, D, तो D तो सेम था, कोई दिक्कत, प्लस नहीं आ रहा समझ में। C क्या था, इप्सिलॉन नॉट A D, सॉरी इप्सिलॉन नॉट A K/D, तो इप्सिलॉन नॉट A तो आधा ही था, आधा ही एरिया मिला इसको, तो A/2 इंटू K, डिस्टेंस तो पूरा था, देख उधर पे जो दोनों का गैप था, आगे समझ में, D पूरा था, तो ये लिख दिया। दूसरे वाले में भी हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A/2, और यह K तो K1 था ना, गलत लिख दिया, K1 गलत लिख दिया, K2, और यहाँ पे क्या लिखूँ, D। ये देखो अभी ठीक हो गया। तो D मतलब अब जाके इसको सॉल्व करो, इप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, A1/A2 भी कॉमन आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A/2। हाँ तो देखो कॉमन क्या आएगा, इप्सिलॉन नॉट A/2, इप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D। तो ये देखो ये D तो नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया कैसे है, नहीं आया। ये देखो ये हो गया, इप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, ये कॉमन आ गया, क्या बच गया, K1 प्लस K2। इसको हम क्या लिखेंगे, D के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/D इज इक्वल टू K1 प्लस K2। कोई दिक्कत, तो आंसर क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2D। ऐसा समझ में, ये क्या आ गया, C आ गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मजा आ गया, ये सीरीज में है, ऐसा ही होगा। उसमें क्या है, जो तुम्हारा सीरीज वाले में जो डिस्टेंस है वो D/2 हो जाएगा और एरिया A ही रह जाएगा। इसका ठीक उल्टा, सब कुछ उल्टा, फॉर्मूला भी उल्टा। नहीं पता था, अब देखो बायोलॉजी और ये फॉर्म पता है 4-5 महीने बाद ही सबका निकल रहे हैं। ये फॉर्म जितना भी है नवंबर दिसंबर में निकल जाता है, याद रखना। ये नहीं कि स्कूल में बैठे, स्कूल वाला जेबी वाला नहीं पता है, उसको खुद नहीं पता होगा। आज तक चर्चा किया ICAR के बारे में, चर्चा किया, वही बोल रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में। और देखो तुम लोग अगर कांटेक्ट में मत रखना तो पेरेंट्स को जरूर बोलते रहना, अगर फॉर्म निकलेगा अपना सारा डाटा छोड़ के देना। हमारे पास तो टाइम कम होता है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि तुम लोग के फॉर्म को फिल कर देगा। हाँ पेरेंट्स को मैं फोन कर दूंगा अगर फॉर्म निकलेगा तो। और ये दिसंबर से निकलने स्टार्ट, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। सारे लोग हाथ धो के नीट के पीछे पड़े हैं तो उसमें भीड़ ज्यादा है। इसमें किसी को त्रिपुरा से देखो ना, गिने चुने 10-20 फॉर्म जाएंगे, वो भी जो अच्छे लोग जिनको पता है।
तेरे ट्यूशन में बोला गया इनके बारे में, बायोलॉजी का स्पेशल लिया ना, बोला? कुछ नहीं अब जाके अब ये बात जाके पब्लिकली मत कर देना, वरना तेरे साथ ही नुकसान हो रहा है। सर, हमें बस नीट के में फोकस करने का बोलते सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सानिया? इस बात को जितना पॉपुलर करोगे उतने ज्यादा लोग को पता चलेगा, उतने ज्यादा फॉर्म भर जाएंगे, तेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये डिलीट कर देंगे ना, चलो मिटा दें। नहीं, ये लोग तो हिम्मत मत अपने करना। बच्चे हैं ना भाई, इन लोग के साथ नहीं छुपाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं सब। हिम्मत भी मत करना। चलो बी नंबर करके दिखाओ तो तुम लोग, कर रहा हूँ किधर भी के लिए। हाँ मैं पेज पलट रहा था, थक गया। ठीक से पलटना, ध्यान किधर पे रहता है। फिगर बी में क्या है? संटा 1 एंड संटा 2 आर इन सीरीज, मीन्स 1/c' इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/ ये देखो c1 को लिख रहा हूँ इप्सिलॉन नॉट a/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया तो पूरा फुल है, देखो डायग्राम में। k1 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? वेरी गुड, सही बोलिए, d/2, ठीक है, प्लस 1/c2। c2 को क्या लिखूंगा? इप्सिलॉन नॉट a k2 डिवाइडेड बाय d/2। सर, आंसर आ रहा है 5d/12। इसको जब आप सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं d/2 इप्सिलॉन नॉट a 1/k1 प्लस 1/k2। इसको सोल्व करिए थोड़ा, 1-2 स्टेप करके, आपका ही आएगा। हाँ 5d/12। 5d/, इसमें पूछा है कुछ और निकालने के लिए, रेशियो पूछा है c/c नॉट c डैश का, c/c डैश का। देखो ना क्वेश्चन करो ना, तो यहाँ से c डैश क्या आ गया तुम्हारा? ये आ गया तुम्हारा 1/c'। ये देखो 1/c' आया ना, 1/c' तुम्हारा ये आ जाएगा। तो c डैश क्या आ जाएगा? c डैश आ जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट a, पलट देंगे उसको, डिवाइडेड बाय d, और ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सुनो सुनो, एलसीएम होगा तो k1 k2 होगा एलसीएम, तो ये ऊपर चला जाएगा, k1 k2 k1 प्लस। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ चलो बहुत अच्छा। अब रेशियो निकालते हैं, किस किस का रेशियो निकालेंगे सर जी? क्वेश्चन में क्या पूछा है? c/c'। तो c क्या था अपना? c का वैल्यू बोलो, c का इप्सिलॉन नॉट a, अरे निकाले थे ना, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2d था, 2d डिवाइडेड बाय, अरे c डैश है ना, 2 इप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। होशियार हो गए सारे बच्चे। अब इसको थोड़ा सोल्व करके बताइए क्या आएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख दें, आप घर पे सोल्व कर लीजिए, जगह कम है। k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4k1 k2। ये हो जाएगा आंसर। इसको सोल्व करिए, ये कैसे करेंगे नहीं पता। ये देखिए, इसको जाके ले जाके ऐसा पलटू राम बना देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, d से d कटेगा, 2 से 2 कटेगा, इप्सिलॉन नॉट a से इप्सिलॉन नॉट a कटेगा, नहीं कटेगा। ये देखो ये पूरा कट जाएगा, ये देखो 2 इप्सिलॉन नॉट a, इप्सिलॉन नॉट a, इप्सिलॉन नॉट a, ये पलटेगा। हाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, d कट जाएगा, सब तो कट जाएगा, सर सेम आंसर है, लास्ट में ये आएगा। ठीक है, आ गया ना सेम? अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, k1 इज इक्वल टू 2, हेयर k1 इक्वल टू 2 एंड k2 इज इक्वल टू 3। हाँ बोल। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? c/c' इज इक्वल टू, ये देखो k1 और k2 का वैल्यू पुट करो, तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 3। नहीं समझ में आ रहा है? ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, 5/24। c/c' मतलब c/c' जो तुम्हारा आ गया 25/24। है सर 25 फिर से बोला 24, लिख दिया 25। आंसर बोला था ना 25।